पिछले एपिसोड में डॉक्टर तारिक को एक अजनबी लड़का मिला, रोहित। वो कह रहा था कि बस स्टेशन के पास एक रहस्यमय कैंटीन है जो सिर्फ रात को खुलती है। डॉक्टर को पहले लगा वो मानसिक रोगी है, लेकिन फिर उस लड़के ने डॉक्टर की मां का हूबहू वर्णन कर दिया। यहां तक कि ये भी बताया कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी, एक ऐसी बात जो सिर्फ डॉक्टर और उनकी पत्नी को पता थी। वो कहता रहा, डॉक्टर, आपकी मां को मुक्ति नहीं मिली है, आपने उनके अंतिम संस्कार की विधियां अधूरी छोड़ी हैं। डॉक्टर को झटका तब लगा जब उस लड़के ने एल्बम में उस शादीशुदा जोड़े की फोटो देखी और बुरी तरह कांप गया। वो फोटो किसी और की नहीं, बल्कि डॉक्टर के बेटे और बहू की थी, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस आई और सब कुछ खुल गया। रोहित मानसिक रोगी था जो नासिक के मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ था। लेकिन सवाल यह है, अगर वो सच में पागल था तो डॉक्टर की मां का वो गुप्त सच उसे कैसे पता था? और जो बातें वो कह गया, क्या वो सिर्फ एक डिल्यूजन थी, या वाकई उस रात की कैंटीन, उस फोटो और उस आत्मा के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो अभी तक छुपा है? जानिए इस रहस्य का अगला भाग आज की कहानी में। हॉरर होटल पार्ट 4। प्रशांत और वीणा की फोटो में रोहित ने ऐसा क्या देख लिया था? डॉक्टर तारिक उस फोटो को देखते हुए सोच में पड़ गए, क्योंकि रोहित उस फोटो के बारे में कुछ बताने वाला था। क्या वह सच में पागल है? डॉक्टर तारिक दूसरा पैग खत्म करते हुए बुदबुदाए। मां के बारे में जो उसने बताया, वह बात सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही जानते थे। फिर इस रोहित को यह कैसे पता चला? मुझे उससे मिलना ही होगा, क्योंकि प्रशांत और वीणा को लापता हुए अब 4 साल हो चुके हैं। उनका कोई सुराग नहीं मिला। रोहित कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं सका। हेलो इंस्पेक्टर साठे, मैं डॉक्टर तारिक बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इंस्पेक्टर साठे, जिन्होंने रोहित को गिरफ्तार करके मानसिक अस्पताल भेजा था, ने जवाब दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोहित ताते को किस अस्पताल में भेजा गया है? और अगर संभव हो तो क्या आप वहां फोन करके मुझे उससे मिलने की अनुमति दिला सकते हैं? डॉक्टर तारिक ने पूछा। हाँ सर, मैं यह काम कर सकता हूं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको उस पागल से मिलना जरूरी लग रहा है? साठे ने जिज्ञासावश पूछा। कुछ महत्वपूर्ण बात है, कृपया मुझे बस एक बार उससे मिलने की अनुमति दिलवा दीजिए, डॉक्टर तारिक ने कहा। ठीक है सर, मैं देखता हूं और आपको 5 मिनट में कॉल करके बता देता हूं, कहकर साठे ने फोन काट दिया। मां, क्या तुम सच में यहाँ हो? डॉक्टर भावुक होकर कमरे में इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोले, लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्होंने टेबल पर रखा कांच का खाली ग्लास गिरकर टूटने की आवाज सुनी और वे चौंक गए। वह ग्लास मैंने दीवार से सटा कर रखा था, इसलिए उसका गिरना संभव नहीं था, और खिड़कियां व बालकनी का दरवाजा दोनों बंद थे, तो हवा या झोंके से भी गिरने की संभावना नहीं थी। डॉक्टर को सब समझ आ गया। उनकी आंखें भर आईं और वे वहां से बाहर निकल गए। वे सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फोन उठाया। उधर इंस्पेक्टर साठे थे। सर, आपका काम हो गया है, आप रोहित ताते से मिल सकते हैं। वह अभी अभी नासिक के सिटी मेंटल असाइलम पहुंचा है। वहां जाकर मेरा नाम बता दीजिए या वहां के व्यवस्थापक शिंदे साहब से मिलकर मुझे फोन कर लीजिए, साठे बोले। धन्यवाद साहब, डॉक्टर तारिक ने फोन काट दिया। रात भर उनके मन में उथल पुथल मची रही। उनका परिवार अभी तक शादी से लौटकर नहीं आया था, लेकिन उनकी मां की आत्मा अभी भी घर में मौजूद थी, इसका एहसास उन्हें लगातार हो रहा था। किसी तरह वे सो पाए। सुबह 7 बजे वे कार लेकर नासिक के लिए निकल पड़े। नासिक यहां से 3 घंटे की दूरी पर था, इसलिए वे 10 बजे तक आराम से पहुंच सकते थे। शहर से थोड़ा बाहर, आबादी से दूर, वह मेंटल असाइलम एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। आगे बढ़ते ही असाइलम का मुख्य गेट नजर आने लगा। डॉक्टर ने कार बाहर पार्क की और गेट से अंदर दाखिल हुए। वॉचमैन ने रजिस्टर में उनकी एंट्री दर्ज की और व्यवस्थापक के ऑफिस में फोन किया। ठीक है साहब, आप अंदर जा सकते हैं, वॉचमैन ने कहा। डॉक्टर गेट से मुख्य इमारत की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, पहली मंजिल की खिड़की से एक बूढ़ा आदमी अजीब ढंग से उनकी ओर देख रहा था। उसकी वह नजर डॉक्टर को चुभने लगी।
वह आदमी उन्हें देखकर कुछ बड़बड़ा रहा था। डॉक्टर ने उसकी नज़र को अनदेखा कर दिया और सीधे इमारत के अंदर चले गए। सामने ही व्यवस्थापक शिंदे का ऑफिस था। वे दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर एक 55 से 60 साल का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी बगल में बैठी एक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उपस्थिति डॉक्टर को महसूस हुई। डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, शिंदे बोले। नमस्कार, मैं डॉक्टर नारकर। इंस्पेक्टर साठे ने आपको बताया था कि मैं यहाँ एक पेशेंट से मिलने आ रहा हूँ, डॉक्टर ने पूछा। हाँ हाँ, आइए बैठिए डॉक्टर। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, शिंदे ने पूछा। चाय चलेगी, डॉक्टर ने जवाब दिया। शिंदे ने बाहर फोन कर 2 चाय मंगवाई। बगल में बैठा व्यक्ति डॉक्टर की ओर देख मुस्कुराया। डॉक्टर ने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया। डॉक्टर, आप उससे मिल सकते हैं। वैसे वह ज्यादा हिंसक नहीं है, शिंदे बोले। अधिकतर समय वह सामान्य रहता है, लेकिन कल रात वह बेहद उग्र हो गया था। भूख लगी है कहकर उसने पूरे अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। उसे खाना परोसा गया, फिर भी वह यही दोहराता रहा। इसलिए हमने उसे एक विशेष कमरे में बंद कर दिया है। संभवतः अब वह जाग गया होगा और रात का खाना भी खा लिया होगा। शाम तक हम उसे वापस उसके वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल आप उससे मिल सकते हैं। बस दरवाजे की जालीदार खिड़की से ही बात कीजिए ताकि कोई खतरा न हो, शिंदे ने चेताया। इतने में चाय आ गई। दोनों ने चाय ली। शिंदे को मोबाइल पर एक महत्वपूर्ण कॉल आ गया, जिससे वे थोड़े व्यस्त हो गए। फोन कान से हटाते हुए शिंदे बोले, सर, मुझे थोड़ी देर लगेगी। आप सीधे दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे नंबर 404 पर जाइए। वह वहीं है, लेकिन जरा दूरी बनाकर ही बात कीजिए। डॉक्टर ने हामी भरी और केबिन से बाहर निकले। जाते जाते उन्होंने वहां बैठे तीसरे व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए देखा और आगे बढ़ गए। डॉक्टर सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। 404 नंबर का कमरा ठीक अंत में स्थित था। कमरे के बाहर लोहे का मजबूत दरवाजा था, जिस पर एक छोटी सी खिड़कीनुमा झिरी बनी थी। इससे भीतर का हाल देखा जा सकता था। डॉक्टर दरवाजे के पास पहुंचे और भीतर झांकने ही वाले थे कि अचानक रोहित वहां आकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। अरे वाह, जल्दी आ गए, रोहित ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा। रोहित, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं। मेरी वजह से तुम फिर यहां आ गए। लेकिन सच कहूं, अब मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करने लगा हूं। मेरी मां की आत्मा सच में उस घर में मौजूद है। उसने बीमारी से तंग आकर जहर पिया था, यह भी सच है। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सारी बातें समझ में आईं। लेकिन एक बात कल तुम कह रहे थे, जिसे पूरी तरह कहने से पहले ही तुम्हें पकड़कर यहां लाया गया। जिस नवविवाहित जोड़े की तस्वीर की बात तुम कर रहे थे, वो जोड़ा मेरा बड़ा बेटा और उसकी पत्नी है। 4 साल से वे लापता हैं। ना पुलिस उन्हें ढूंढ पाई, ना उनके शव मिले। प्लीज, तुम जो कहना चाह रहे थे उसे पूरा करो। मुझे बताओ, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रोहित अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए डॉक्टर के चेहरे को घूरने लगा। प्लीज, डॉक्टर ने भावुक होकर कहा। रोहित गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। मैंने कैंटीन में भी एक जोड़ा देखा था। बिल्कुल वही चेहरे, जैसे उस तस्वीर में थे, वैसे ही। लड़के ने नीला स्वेटर पहना था और काली पैंट। लड़की ने हरी साड़ी पहनी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और कोहनियों तक चूड़ियां भरी हुई थी, जैसे नई वेली दुल्हन हो। रोहित की आंखें शून्य में घूर रही थीं, जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में खो गया हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, डॉक्टर उत्साह से बोले। वे किसी कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। लौटते वक्त हाईवे पर उनकी कार खराब हो गई थी। उन्होंने रात में एसटी बस पकड़ी और स्टेशन पर उतरे। आधी रात 1 बजे मेरा उनसे आखिरी कॉल हुआ था। उस वक्त उन्होंने मुझे यही सब बताया था। लेकिन बदकिस्मती से मैं और मेरी पत्नी मुंबई में थे। घर का नौकर भी छुट्टी पर था और मेरा छोटा बेटा पुणे में पढ़ाई कर रहा था। इसलिए उन्हें स्टेशन से लाने के लिए कोई नहीं था। फिर उनका फोन बंद हो गया। वे दोनों फिर कभी लौटे ही नहीं। डॉक्टर की आवाज अब भारी हो चुकी थी। मुझे सिर्फ एक बार उन्हें देखना है। प्लीज, मुझे बताओ, मैं उन्हें कैसे देख सकता हूं? डॉक्टर की आंखें भर आईं और वे रुआंसे हो गए। तुम्हें वे दोनों कैंटीन में मिलेंगे।
वही एकमात्र जगह है। रोहित अब भी शून्य में ताक रहा था। लेकिन परसों जब हम वहां गए थे तब वहां कुछ भी नहीं था, डॉक्टर ने कहा। वही एक जगह है, रोहित फिर से वही शब्द दोहराने लगा। डॉक्टर उसकी ओर देख ही रहे थे कि उनकी नजर दरवाजे की झिरी से अंदर चली गई। अचानक उन्होंने देखा वहां कोई और भी था। अंधेरे में एक आदमी धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर का शरीर ठंडा पड़ गया। रोहित, तुम्हारे कमरे में कोई और मरीज भी है क्या? डॉक्टर ने कांपती आवाज में पूछा। भी और नहीं भी। रोहित अब भी छत की ओर देख रहा था। मतलब? डॉक्टर ने संदेह से पूछा। मतलब भी और नहीं भी। इतना कहते ही रोहित अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसका अजीब खौफनाक अट्टहास कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। अचानक वह आदमी जो अब तक ये जायरिया लगा रहा था, एक ही जगह पर ठहर गया। फिर धीरे धीरे वह अंधेरे कोने से बाहर निकला। डॉक्टर तारिक का खून जम गया, क्योंकि वह वही आदमी था जिसे उन्होंने कुछ देर पहले शिंदे की केबिन में देखा था। डॉक्टर का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह तो कुछ समय पहले शिंदे की केबिन में था। यह यहां इस कमरे में कैसे आ गया? और दरवाजा तो बाहर से लॉक था। यह अंदर कैसे आया? डॉक्टर तारिक तेजी से पीछे हटने लगे। रोहित फिर से ठहाके मारकर हंसने लगा। मैंने कहा ना डॉक्टर, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि असल में हो। अब आप भी देखने लगे हैं, जैसे कि उस खिड़की से झांकता हुआ बूढ़ा आदमी, उस्मान शेख, जिसने यहां आत्महत्या की थी, वही पहला मरीज, वो अब भी तुम्हें देख रहा है। डॉक्टर कांप उठे। रोहित के साथ साथ वह अजनबी आदमी भी अब विकृत हंसी के साथ डॉक्टर की ओर घूर रहा था। डॉक्टर तारिक घबराकर भागे और जोर से चिल्लाए, शिंदे साहब। डॉक्टर सीढ़ियों से नीचे दौड़ने लगे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, शिंदे उन्हें रास्ते में ही मिल गए। क्या हुआ सर? शिंदे ने डॉक्टर की घबराई हालत देख चिंतित होकर पूछा। रोहित बकवास कर रहा है, और उसके कमरे में कोई और भी है। वही आदमी जो आपकी केबिन में था, वही अंदर भी था। मेरी केबिन में? शिंदे चौंक गए। लेकिन सर, वहां तो सिर्फ हम दोनों थे। आप क्या कह रहे हैं? अब शिंदे डॉक्टर तारिक की ओर संदेह की नजर से देखने लगे। आप खुद चलकर देखिए, डॉक्टर तारिक बोले। शिंदे ने तुरंत एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और रोहित के कमरे की ओर बढ़े। गार्ड ने ताला खोला, कुंडी हटाई और दरवाजा खोला। तीनों अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर तारिक ने झट से दाईं ओर देखा। रोहित वहीं बैठा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। पीछे से शिंदे की चीख सुनाई दी। डॉक्टर तुरंत मुड़े। शिंदे का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वे बाएं कोने की ओर देख रहे थे। डॉक्टर ने जब उस तरफ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाएं कोने में एक क्षीणकाय मरणासन शव पड़ा था। शरीर कंकाल जैसा दिख रहा था। चेहरा रोहित का था। हाथ पैर हड्डियों की तरह सूख चुके थे, जैसे हफ्तों से खाना न मिला हो। शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। डॉक्टर की सांस अटक गई। उन्होंने घबराकर दाईं ओर देखा। अब वहां रोहित नहीं था, और वह अजनबी आदमी भी गायब था। अगर रोहित यहां मरा पड़ा है, तो मुझसे अभी तक बात कौन कर रहा था? डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। शिंदे की आंखें फटी रह गईं। आप कह रहे हैं कि रोहित आपसे बात कर रहा था? लेकिन डॉक्टर, उसे मरे हुए कम से कम 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, और यहां दूसरा कोई आदमी भी नहीं है। लेकिन कल शाम तक वह बिल्कुल ठीक था। बस बार बार यही कह रहा था कि उसे कैंटीन जाना है, नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि उसकी यह हालत हो गई? शिंदे भी सन्न रह गए। डॉक्टर तारिक मानो शौक में चले गए थे। शिंदे ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रोहित का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर तारिक शिंदे की केबिन में चुपचाप बैठे विचार कर रहे थे। कुछ देर बाद शिंदे लौटे। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि रोहित की मौत 4 से 5 घंटे पहले हुई। लेकिन आप कह रहे थे कि वह कुछ मिनट पहले तक आपसे बात कर रहा था? शिंदे ने संदेह से पूछा। डॉक्टर तारिक ने सिर पकड़ लिया। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर तारिक अस्पताल से बाहर निकले। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे,
उनकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। वह बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा उन्हें घूर रहा था, ठीक वैसे ही, बिना पलक झपकाए। डॉक्टर को उसकी नजरों में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े। पढ़ते वक्त डॉक्टर के मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, रोहित तो चला गया, लेकिन अब भी यकीन नहीं होता। अब मुझे खुद कैंटीन जाना होगा, डॉक्टर तारिक ने खुद से कहा।